बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में एक तरफ सियासी पारा हाई तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई, जबकि मरियम नवाज के चेयरमैन पीपल्स पार्टी को चाय पर मदऊ भी किया गया। हम तरीन टी पार्टी में पीपल्स पार्टी की शरी रहमान, बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोकर भी शरीक हुए। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। मुलाकात पर तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शोएब हाशमी से। शोएब, बताइएगा मुलाकात में क्या कुछ ज़ेरे गौर आया? जी बिल्कुल, आज गिलगित में एक अहम मुलाकात हुई है मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान। मरियम नवाज की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को शाम की चाय पर मदऊ किया गया था, तहम बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ ताखीर से वहां पहुंचे। आपको ये बताता चलूं कि पहले मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों जमायतों के वफूद की सतह पर जो है ये मुज़ाकरात हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से वफूद में शहरी रहमान, बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोकर और गिलगित बल्तिस्तान के सदर जो हैं वो शरीक हुए, जबकि मुस्लिम लीग नून के वक्त में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और हाफिज हफीजुर रहमान और मरियम औरंगजेब जो हैं वो इसमें शरीक हुई। ताहम इस मुलाकात में इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमायतों के रहनुमाओं ने अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक दूसरे को आगाह किया। इसके साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर मुशावरत की गई और खास तौर पर इन दोनों जमायतों की जानिब से जो धांधली के कबल अज वक्त जो है वो खदशात का इजहार किया जा रहा है, इस हवाले से भी अहम मुशावरत की गई। तहम आज की इस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के वाक़ये पर जो नवाज शरीफ का ट्वीट था इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहम मरियम नवाज का ये कहना था, क्योंकि मुलाकात से कबल जब इनसे गुफ्तगू हुई एक सहाफ़ी की, तो उसमें उनका कहना था कि मैं बिलावल से इस मसले पर खुद बात करूंगी। और उनसे जब ये पूछा गया कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है क्या वो दुरुस्त है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो मेरा भी बयानिया है और पूरी मुस्लिम लीग का ये बयानिया है। ताहम आज की इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अपोजिशन के पीडीएम के जो पीडीएम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली है इस पर भी गौर किया गया है और आइंदा का लाहे अमल जो है इसे तरतीब दिया गया है। तमाम ये मुलाकात खासे खुशगवार मूड में हुई। तहम 1-on-1 मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने आधा घंटा जो है वो चहलकदमी भी की और इस चहलकदमी के दौरान भी अहम मामला जो है उस पर मुशावरत की। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर नहीं किया गया। जिसके घर का खर्चा कोई और उठाता हो उसे आवाम की क्या फिक्र। हुकूमत आखिरी धक्के के बाद गिरने वाली है। गिलगित बल्तिस्तान के शहर नगर खास में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम को गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं। वजीर आजम के इर्द गिर्द आवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं। जो हुकूमत जाने वाली है इस पर आवाम अपना वोट जाया ना करे। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। और जो कुर्सी पर बैठने की खातिर कुर्सी पर बैठा हो, क्या वो हैदर के मानने वालों के वोट का हकदार है? और फिर मिसालें देता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम के वक्त की, तो उसको ये कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, जबरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिटाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो आओ जरा नगर खास के बाजार में आओ, आवाम से आटा, चीनी और का रेट पूछो। नगर के घरों में जाओ और खवातीन से पूछो कि वो अपने चूल्हे और अपने घर किस तरह चला रही हैं। नगर के अवाम, हुंजा के अवाम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, सर उठा के जीने वाले लोग हैं। वो इमरान खान की तरह उनके हाथ
अमीर लोगों की जेबों में नहीं होते, उनका किचन कोई अमीर आदमी नहीं चलाता, उनके खर्चे कोई अमीर आदमी नहीं चलाता। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आप मेरे नगर के भाइयों आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा? तो क्या ऐसा पत्थर दिल रखने वाला इंसान कि दुनिया भूख से बिलक रही है, पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, अपने बच्चों की फीसें दें, उनकी किताबों और कपड़ों का, यूनिफॉर्म्स का खर्चा उठाएं, घर का चूल्हा जलाएं, या फिर अपने घर में बीमार लोगों की दवाइयों का खर्चा उठाएं। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के वोट का तहफ्फुज करेंगे। ये वही जमात है जिसने राजगिरी निजाम का खात्मा दिया, ये वही जमात है जिसने सियासी और जमहूरी आजादी दिलवाई, ये वही जमात है जिसने सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया, और ये वही जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएगा। कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हकमियत देंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाएंगे, और हम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाएंगे। ये मेरा जिदोजहद है, आपने इस जिदोजहद में मेरे साथ देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना है, हमारे साथ लड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की। आपके मुखालिफिन बहुत से कोशिश कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन डर चुके हैं, वो अवाम की ताकत से डर चुके हैं, उनको आपकी जीत नजर आ रही है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही। यही वजह है कि वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए एक पर एक अपने वजीर बेच रहे हैं, धांधली करने के लिए, वोट खरीदने के लिए। सुना है कोई नया वजीर पहुंचा है बल्तिस्तान में, उसको पकड़ा गया है, पैसा बांट रहा था, लेकिन ये इनकी भूल है, उनको नहीं पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिकते नहीं है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि अवाम की लापरवाही और एसओपी नजरअंदाज करने पर हुकूमत ने सख्त इक़दामात का फैसला कर लिया है। मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। मैरिज हॉल्स के बाहर शादियों में 500 अफराद की इजाजत होगी। उसी का इंतहाई अहम इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद बढ़ाने की तजावीज दी गई, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज भी दी गई, जबकि हाई रिस्क एरियाज में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश भी की गई। एनसीओसी के इजलास में मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घरों को फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए फैसला किया गया कि 20 नवंबर से सिर्फ 500 अफराद की हद के साथ बैरूनी शादियों की इजाजत होगी। एनसीओसी ने मसाजिद में कई माह से एसओपीज पर अमल दरामद को सराहा। इजलास में फैसला हुआ तालीमी इदारों के हवाले से 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वुज़राए तालीम सूरत हाल का जायजा लेंगे। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजावीज पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सख्त एसओपीज के साथ शादी हॉल्स को खुले रखने की सिफारिश कर दी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स और बाजारों को फौरी बंद कर दिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त इक़दामात का फैसला कर लिया। वजीर सनत मियां असलम इकबाल और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। सिफारिशात के मुताबिक शादी हॉल में तकरीबात का वक्त 2 घंटे मुकर्रर किया गया, जबकि 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे। वन डिश पाबंदी के साथ
डिस्पोजेबल खाना दिया जाएगा। शादी हाल में गुंजाइश से 50% तक मेहमान आने की भी इजाज़त होगी। इंतज़ामिया और शादी वाले घराने के अफराद मास्क पर अमल करवाने के पाबंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्कियों में वेंटिलेशन सिस्टम को भी यकीनी बनाया जाएगा। मार्केटों और बाज़ारों में मास्क के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग होगी। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास भी तलब कर लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7021 हो गई। मजीद 1708 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,48,184 तक जा पहुंची। 3,20,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। 21,098 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 21 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,429, सिंध में 2,690, खैबर पख्तूनख्वा में 1,294, आज़ाद कश्मीर में 114 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,708 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,07,831, खैबर पख्तूनख्वा में 41,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,394 मरीज हो चुके हैं। तो नाजरीन, पाकिस्तानियों को सेहत से ज्यादा फिक्र कपड़ों, जूतों और खानों की होती है। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होती है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 बरसों के अदाद-ओ-शुमार पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी कपड़ों, जूतों पर आमदन का 7.50%, जबकि सेहत पर 3% खर्च करते हैं। आमदन का 36% हिस्सा खाने पीने की अशिया पर खर्च कर देते हैं। 24% आमदन घर के किराए, बिजली, गैस समेत फ्यूल पर खर्च होती है। 18% आबादी नलके का पानी इस्तेमाल करती है। 12% घरानों को टॉयलेट की सहूलत हासिल ही नहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 91% घरानों को बिजली की सहूलत मुयस्सर है। 20% घरों से म्यूनिसिपैलिटी कूड़ा उठाती है। अदादो शुमार के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 32% से कम होकर 30% हो गई है। घराने की औसत माहाना आमदन 41,545 रुपए है, जबकि औसत अखराजात 37,159 रुपए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ ने इल्जामात झूठे करार दे दिए और कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूं। लाहौर की एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की। शहबाज शरीफ ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिस केस में फर्द जुर्म आयद की गई वो तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। नैब कोई भी शवाहिद सामने लाने में नाकाम रहा। आशियाना रमजान शुगर या किसी भी केस में इनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। मुखालफिन इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के बाद समात 26 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समात पर नैब के 3 गवाहान को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किए जाने के दौरान लीगी कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने कारकुनों को शहबाज शरीफ की गाड़ी के आगे से हटा दिया, जबकि हमजा शहबाज को भी बख्तरबंद में अदालत पहुँचाया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ पर और हमजा पर फर्द जुर्म का मतलब है तमाम दास्तानें सच थी। TTTs के जरिए पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता था। अदालती फैसला पढ़ने पर लीगी सदर की कारस्तानियों का पता चल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा, जिस दिन से केस बना है दोनों बाप बेटा एक ही बात कर रहे हैं। मेरी कमर दर्द है, मुझे कुर्सी नहीं दी। आमदन से ज़ायद असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन, मैं इस पर थोड़ी देर में आपको तफसील से बताऊंगा कि करप्शन की भी इसके ऊपर स्पेसिफिक है कि जो शहबाज शरीफ साहब बार बार फरमाते हैं कि मेरे ऊपर एक धेले की करप्शन नहीं है।
یہ اس کا طریقہ واردات اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. 7.3 ارب روپے کا یہ ریفرنس ہے. طریقہ واردات میں ٹی ٹیز کے تھرو میں عرض کرتا چلوں، ٹی ٹی خود از خود ایک لیجیٹمیٹ چیز ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے. پیسہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کہتے ہیں، ٹی ٹی کہتے ہیں. یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ال گاٹن پیسہ فراڈ کے تھرو اس میڈیم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے، اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر. اس میں ان کی فرنٹ کمپنیز کو بھی لسٹ کیا گیا ہے، جن فرنٹ کمپنیز کے اندر نثار ٹریڈنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا نثار ٹریڈنگ وہی کمپنی ہے جس کے اندر راشد کرامت جو پی این ہے ان کے گروپ میں، اس کے نام کے اوپر یہ کمپنی ہے. اور ایک کمپنی ہے مشتاق چینی کے نام سے. یہ مشتاق صاحب جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں ان کے خلاف اور اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں along with his son. ان کا جو بیٹا ہے یاسر مشتاق، یہ 2 اپروور ہیں اس کیس میں، جنہوں نے یہ نہ صرف بیان دیا ہے کہ یہ تمام ان کے اس کمپنی کے اندر یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے، لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی، اور اس کے اندر سے پیسے کو باہر سے ٹیٹیاں منگا کے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا اس خاندان کو. بلیٹن میں بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کے سوا کوئی آپشن نہیں. رانا ثناء اللہ نے نیب آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، سب سوالات کے جواب دیے ہیں. گھٹیا ہتھ کنڈوں کو احتساب کا نام دیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکمران کرونا کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا جلسہ ہو کر رہے گا. مسلم لیگ نون نے کراچی واقعے سے متعلق رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا. شاہد حقان عباسی کہتے ہیں وزیر اعظم کو عدالت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے تو رپورٹ کو بھی پبلک کیا جا سکتا ہے. عوام کو حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے ورنہ ابہام رہ جائے گا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی نے کہا ان پر کرپشن کا نہیں اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے. اس کیس کو پاکستان کی عوام کو لائیو ٹی وی پر دکھایا جائے، اور ہم نے کہا کہ اس کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے. جو بھی فیڈ دینی ہے ایک کیمرہ ہوگا وہ فیڈ دے دے گا تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ان نیب کیسز کی حقیقت کیا ہے، ان نیب کی عدالتوں کی حقیقت کیا ہے. آج آپ کے سامنے کل انکوائری رپورٹ آئی، رپورٹ تو نہیں آئی، ایک خلاصہ آیا کہ کراچی میں جو آئی جی کا اغوا کا واقعہ ہوا اس کے کس پر الزامات ہیں اور کیا واقعہ ہوا. تو ہمیں اس کیس میں اس واقعے سے یقیناً فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہاں بھی یہ کہا گیا کہ کچھ افسران تھے وہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے آئی جی کو اغوا کر لیا. تو ہمارا دفاع بھی یہاں یہی ہوگا کہ ہم بھی جذبات میں آ گئے. جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ہمیں بھی جذبات میں آ گئے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی پراس نے کہا کہ آئی جی سندھ سے متعلق انکوائری رپورٹ پر بلاول بھٹو کا اتفاق اور نواز شریف کا اختلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نفاق کا ثبوت ہے. شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا آپ پی ڈی ایم کو دوسرے کے بعد ایک تیسرے میثاق کی بھی ضرورت پڑے گی. جس تحریک کی نہ کوئی سمت ہو اور نہ ایک نظریہ، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آئی جی سندھ سے متعلق انکوائری رپورٹ پر بلاول بھٹو کا اتفاق اور نواز شریف کا اختلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا نفاق کا ثبوت ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آبان کہتی ہیں شہباز شریف کی کرپشن کی پہلی نقاب کشائی نیب نے کر دی. قوم کا درد نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کرپشن کا درد ابھرتا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آبان نے شریف فیملی کو شاہی خاندان قرار دیا اور کہا کہ عوام کے ٹیکسوں پر یہ خاندان عیاشیاں کرتا رہا. پہلے وہاں ضلع سبحانی اور ان کے درباری کس طرح
عوام کے وسائل پر ڈکار مارتے رہے، اور پھر اب عوام کی حکومت نے عوام کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے وہ وہاں کیا تبدیلی لا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ تبدیلیوں کا ذکر اور سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک دھیلے کی کرپشن، ایک پائی کی کرپشن اگر ثابت ہو تو ہم قوم کے سامنے ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج وہ دمڑی، دھیلا اور پائی کی داستانیں پیچھے رہ گئیں۔ آج نیب کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ بوریوں میں جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی اس کی داستان نیب کورٹ میں بیان ہوئی، اور آج وہ ترچھی ٹوپی والی سرکار جو ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہوئی، اور ان کا اصل حقیقی چہرہ نیب کورٹ میں عیاں ہوا اور بے نقاب ہوا، اور عوام تک وہ اصل چہرہ جو ہے، جو کرپشن سے آلودہ اور ان کا دامن جو کرپشن کھربوں کی منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ کاروبار پاکستان میں کر کے رہائش بیرون ملک لے کے جانے والا خاندان جو ہے، اس کی آج جو ہے وہ قوم کے سامنے نیب میں۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کے خلاف علم بلند کیا، ملکی وسائل کو بے دردی سے لوٹنے والے عناصر کا احتساب بے حد ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رکن پنجاب اسمبلی سید یاور عباس بخاری نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا حکومتی امور میں شفافیت اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کے باعث عالمی سطح پر ملک کا امیج بہتر ہوا ہے۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی اور شفافیت میں اضافہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کریڈٹ ہے۔ سابق ادوار میں کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ کرپٹ عناصر نے ذاتی تجوریاں بھری اور ملک کو کنگال کیا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ کرپٹ عناصر کے نئے پاکستان میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کے پیچھے رہنے کی وجہ کرپشن اور سابقہ حکمرانوں کی نااہلی ہے۔ ہمارا ایجنڈا شفاف پاکستان ہے۔ بلیٹن میں مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 بجے کے بلیٹن میں اور مزید کیا خبریں ہیں۔ نیب کی جانب سے پرنس سلیم کو 50 ملین روپے فراڈ کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پرنس سلیم پر سلک روڈ پرائیویٹ کمپنی کے وائس چیئرمین کی حیثیت میں کرپشن کا الزام ہے۔ ملزم نے جعلی دستاویزات پر بینک سے 50 ملین کا قرض لیا۔ پرنس سلیم بارہا طلب کیے جانے کے باوجود نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ نیب ٹیم نے پرنس سلیم کو احتساب عدالت پیش کرتے ہوئے ملزم کے ساتھ روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا کی تھی، مگر عدالت نے 4 روزہ راہداری ریمانڈ دیتے ہوئے انہیں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان اور ایران نے اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین امیز رویہ کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ قریشی سے ان کی ایرانی ہم منصب ڈاکٹر جواد ظریف نے ملاقات کی ہے۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ، کورونا وبائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین گہرے، دیرینہ، تاریخی، برادرانہ تعلقات ہیں۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے علاقائی اور دیگر اہم فورم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن و سمیت خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے GHQ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر افغان مفاہمتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا افغان امن عمل اور پاک ایران تعلقات میں مزید بہتری کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو مطلوب افراد اور دہشت گردوں کی تعداد 1210 تک پہنچ گئی۔ FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ 16 سال سے ان ملزموں کو گرفتار نہیں کر سکا۔ خیبر پختونخوا کے 737، بلوچستان کے 161، پنجاب کے 122، سندھ کے 100،
इस्लामाबाद के 32, गिलगित बल्तिस्तान के 30 और दीगर 28 मुलजिम दहशतगर्दी के वाकयात में मतलूब हैं। फहरिस्त के मुताबिक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज और साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा पर खुदकुश हमले, अली हैदर गिलानी के अगवा और मुंबई हमला केस में नामजद दहशतगर्द भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। शहर कायद से आपको अपडेट करें, कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। एडमिन सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार 2 चोर गली में खड़ी मोटरसाइकिल लॉक तोड़कर ले गए। जी हां, लॉक तोड़कर ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल भी हो गई। शहर कायद से आपको बताएं, जहां पर आए रोज चोरी की वारदातें मामूल बन गई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। एडमंड सोसाइटी में मोटरसाइकिल सवार 2 चोर गली में खड़ी मोटरसाइकिल लॉक तोड़कर ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। शहर कायद में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों पर बात करते हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा, वारदात बढ़ रही हैं, इनके ऊपर पुलिस ने कोई कंट्रोल नहीं किया? मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें सुन रहे हैं? नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि शहर कायद में मोटरसाइकिल की जो वारदातें हैं उनमें तेज़ी आई है और इजाफा हो गया है और मोटरसाइकिल चोरों की जो भरमार हो चुकी है। और इस बार फिर हमारे साथ एक बार लाइन पर मौजूद हैं कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन, उनसे मजीद जानेंगे। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, शहर कराची इस वक्त स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिलों की चोरी और लुट लपेटी में जो है इंतहाई बायस तशवीश का ये अमर है कि इसकी वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि आपने फुटेज में देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर 2 मुलजमान आए और उन्होंने किस तरह घर के बाहर खड़ी हुई बैग का आनन फानन जो है वो लाग तोड़ा और उसको लेकर रफू चक्कर हो गए। जी, न सिर्फ ये आज का केस है बल्कि ये आए रोज की वारदातें हैं। घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में से टेप रिकॉर्डर और दीगर सामान बैटरियां चोरी वगैरह कर ली जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है, मगर उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती, ना ही मुलजमान गिरफ्तार होते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें रोडों पे स्ट्रीट क्राइम की, तो तकरीबन जो है रोज के जो है वो अब लातादाद ऐसे केस हो जो गए हैं जहाँ मोबाइल छीन लिए जाते हैं, राह चलती खवातीन से उनके पर्स छीन लिए जाते हैं। जहाँ दिल चाहता है इन डकैतों का, वो वहीं पर जहाँ राह चलते लोगों को जो है बआसानी लूट कर वो फरार हो जाते हैं। इस हवाले से जब रिपोर्ट्स की जाती हैं तो पुलिस का दावा है कि वो जल्द इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे और IMI नंबर जो है उसके तहत ये काबू में आ जाएंगे। मगर ढेर लग चुके हैं इन केसों के, इन शिकायत के, मगर उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है कराची के शहरियों का। चाहे वो रेंजर्स के जवान हो या पुलिस के जवान हो, वो रोडों पर नजर तो आते हैं, मगर जो डकैत हैं जिस तरीके से दिन दिहाड़े भी या वारदातें हो रही हैं, रात को भी वारदातें हो रही हैं, ना कोई राह चलता जो है वो राह चलता मुसाफिर कोई महफूज है, ना कोई गाड़ियों में कोई शख्स महफूज हो रहा है। जिसका दिल चाहता है डकैतों के रहम करम पर इसको छोड़ दिया गया, वो बआसानी लूट रहे हैं। इसमें सहाफी भी लूट रहे हैं, डॉक्टर भी, दीगर भी जो है रोज अपनी जमा पूंजी से। एक ऊपर से गुर्बत और महंगाई, बेरोजगारी का जोर है, तो दूसरी तरफ जब स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और सिक्योरिटी इदारे जो है वो सिर्फ अब खाम ख्याली में वो चैन की बांसी बजाकर सो रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों को रोकने में मुसलसल जो है नाकाम नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से कराची से अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में बात करेंगे, BRT पेशावर के सफरी कार्ड की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई। ट्रांस पेशावर के तर्जुमान के मुताबिक BRT बस के सफरी कार्ड की कीमत 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई। सफरी कार्ड के 100 रुपए बैलेंस में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। ट्रांस पेशावर के तर्जुमान के मुताबिक BRT सर्विस के आगाज पर 4,50,000 से ज्यादा सफरी कार्ड मुफ्त तकसीम किए गए, लेकिन कार्ड की कीमत 100 रुपए रख गई थी और जो बैलेंस की सूरत में सार्फिन को फराहम किया जा रहा था। PIA के 3,500 मुलाजमीन को घर भेजने का प्लान बना लिया गया। इक्तिसादी राबिता कमेटी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के अखराजात की मंजूरी भी दे दी गई। PIA मुलाजमीन को घर भेजने के लिए स्कीम तैयार की गई है। PIA ने स्कीम की मद में हुकूमत से 12 अरब
87 करोड़ रुपए मांग लिए। VSS स्कीम के तहत फारिग मुलाजमीन को अदायगियां 2.5 साल में की जाएंगी। दस्तावेज के मुताबिक मुलाजमीन को घर भेजने से इदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। PIA के 30 जहाज़ों के लिए मुलाजमीन की तादाद 7,500 तक रखने का प्लान भी बनाया गया। PIA के एक जहाज़ के साथ सिर्फ 250 मुलाजमीन होंगे। PIA मुलाजमीन की रिटायरमेंट अखराजात का मामला ECC में ज़ेर गौर आएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बस्तार ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुतालिक महकमों से रिपोर्ट मांग ली। महकमा स्कूल्स, हायर एजुकेशन, बल्दियात, मवासलात, आबपाशी, दाखिला, हाउसिंग, लेबर को मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर बस चलाई जाएंगी। उस्मान बस्तार ने पंजाब में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सार्जेंट्स की भर्ती की भी मंजूरी दे दी है और हिदायत की कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जरूरी अमूर जल्द तय किए जाएंगे। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहती हैं, पाकिस्तान कोरोना के असरात बाद दुरुस्त समत तरक्की कर रहा है। तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों पर ताउन बढ़ाया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के ऑपरेशन मैनेजर ने शिरकत की। मुशीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए आलमी बैंक ने हमेशा ताउन किया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद में किरदार अदा किया। इजलास में तवानाई, कर्जों की मैनेजमेंट और GST के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और अब टुडे इंटरनेशनल।